नमस्कार दोस्तों, ये हैं और मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आज 8 बजे के बजाय 8:30 बजे शुरू कर रहा हूँ, तो जो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। आज की बात, भोर की बात, हमारी बात, आपकी बात। तो सुर्खियाँ जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, अखबारों की जो सुर्खियाँ हैं। तो सबसे बड़ी सुर्खी तो पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ है कश्मीर में कल, तो घने जंगल के बीच से गुजर रहे सेना के वाहनों पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और इस हमले में 5 जवान हमारे जो है बलिदान हुए हैं। 5 जवानों की जान चली गई है और उसके बाद जो है मुठभेड़ हुई है। तो ये नायक जो हैं जिनको जो बलिदान दिया है जिन्होंने अपना, वो हैं वीरेंद्र सिंह, नायक चालक कर्ण कुमार, राइफलमैन चंदन कुमार, राइफलमैन गौतम कुमार। ये 4 नाम इसमें दिए हुए हैं अखबार में, दैनिक जागरण में। तो ये एक बड़ी खबर है जो छपी है सारे अखबारों में, सबसे बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, 4 जवान शहीद इसमें लिखा हुआ है और 4 जवान उसमें भी लिखा हुआ है, नाम उसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा हुआ है हेडिंग वो उसमें 5 के नाम दिए हुए हैं। 3 अन्य जख्मी हैं। और दूसरा जो रिपोर्ट है वो ये है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह, हमारे गोंडा के जो वो हैं सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है छेड़खानी का और महिला पहलवानों के साथ, और जिनके खिलाफ महिला पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया था। तो ये जो WFI है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था। तो इसमें इनके जो करीबी हैं संजय सिंह जो है वो, उन्होंने चुनाव पर जीत दर्ज कर ली। उनको करीब 40 वोट मिले हैं और उनके प्रतिद्वंदी राष्ट्रमंडल खेलों की पूर्ण स्वर्ण पदक विजेता अनीता श्योराण को सिर्फ 7 मत मिले हैं। तो इससे जाहिर होता है कि ब्रिजभूषण सिंह शरण के हटने के बावजूद जो है वो जो है उनका दबदबा वहाँ पर बना हुआ है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में। और उसके विरोध में साक्षी मलिक ने जो है कल अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और अपने संन्यास का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि वो कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ हुआ। साक्षी मलिक ने हमारे देश का नाम गौरव से ऊंचा उठाया है और उन्होंने एक लौती ऐसी पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है और साथ ही साथ 3 राष्ट्रमंडल खेलों में जो है उन्होंने पदक जीता है। तो कल रोते हुए तस्वीरें उनकी जो है और वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पे। तो जो कुछ हुआ ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तीसरी खबर जो है वो ये है कि ज्ञानवापी सर्वेक्षण पर रिपोर्ट मामले पर सुनवाई टल गई है। वो कुछ बार का इलेक्शन था वहाँ बनारस में वकीलों का, तो उसकी वजह से जो है वो जो है डेट टल गई है और अब अगले 3 तारीख को अब वो सुनवाई होगी वहाँ पर, जो ASI ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल की है। तो ये कुछ खबरें थी। कुछ अंग्रेजी खबरों का बता देता हूँ मैं आपको। टर्बुलेंट विंटर सेशन एंड्स डे बिफोर शेड्यूल। विंटर सेशन जो है ख़त्म कर दिया गया कल ही, आज नहीं है, 22 तारीख तक चलने वाला था। लेकिन ये हिंदू की खबर है कि टर्बुलेंट विंटर सेशन एंड्स डे बिफोर शेड्यूल, बोथ हाउस एडजर्न साइन डाई, तृणमूल MP मोइत्रा डिस्क्वालिफिकेशन, सिक्योरिटी ब्रीच इन द लोकसभा, सस्पेंशन ऑफ 146 MP, 146 MP सस्पेंड हुए, एंड पैसेज ऑफ 18 बिल्स वर हाईलाइट्स ऑफ दिस स्टॉर्मी सेशन। तो ये हो गया, संसद का सवाल ही ख़त्म हो गया। अब संसद कब बैठेगी? मेरे ख्याल से मार्च में बैठेगी, जब बजट लाना होता है तब बैठेगी और उसके बाद चुनाव होगा। और एक खबर और है कि हिंदू में जो थोड़ी सी इन्होंने फ्रंट पेज पे छापी है कि TN मिनिस्टर वाइफ गेट 3 ईयर इन प्रिजन फॉर करप्शन केस। ये मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन है और कि जो तमिलनाडु मिनिस्टर हैं के पोनामुड्डी और उनकी वाइफ जो है P विशालाक्षी, 3 साल की सिंपल जेल सजा हुई है करप्शन के केस में। तो ये हिंदू ने छापा है, बाकी हिंदी अखबारों में नहीं है। और ये देखिए NVT में तो बाकी ये खबरें जो मैं आपको बता चुका हूँ वो सारी खबरें हैं इसमें।
और एक खबर इसमें और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद की सुरक्षा जो है वो और चुस्त दुरुस्त की जाए और इसकी जिम्मेदारी जो है CISF को देने की बात हो रही है। तो CISF को देंगे ये, और इससे व्यापक सुरक्षा घेरे में संसद आ जाएगी। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस और CRPF के संसद जवान भी जो है उस बाहर या कहीं आसपास मौजूद रहेंगे, मतलब वो भी रहेंगे उस पर। हाँ, और कैट का रिजल्ट घोषित हो गया है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टॉप 3 परसेंटाइल में 72 अभ्यर्थियों ने देश भर जगह बनाई है। इसमें से 53 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, सिर्फ एक महिला अभ्यर्थी है। सबसे अच्छा रिजल्ट महाराष्ट्र का है। कैट के जरिए 21 IIM और 91 अन्य मैनेजमेंट संस्थान अपने यहाँ प्रवेश लेते हैं। तो कैट का रिजल्ट आ गया है और टॉप 72 जो हैं उसमें सिर्फ एक लड़की है। तो ये खबर है इसमें। अब आ जाते हैं इस पे, अमर उजाला पे देखते हैं अमर उजाला ने क्या छापा है। पहले पेज पे तो बड़ा बड़ा विज्ञापन छापा है, कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी। अब पता नहीं त्यौहार बीत गया, सहालक बीत गया, तो अब ज्वेलरी का विज्ञापन इस समय क्यों छपा है भगवान जाने। अगला शादी ब्याह का मौसम तो 14-15 जनवरी के बाद शुरू होगा। तो करीब करीब यही यहाँ भी वही है, इसमें भी वही है। एक सारी खबरें इसमें वही हैं जो हम आपको बता चुके हैं। एक इन्होंने इस पर ये छाप दिया है कि नए आपराधिक कानूनों और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर संसद की मुहर लग गई है। जो नए आपराधिक कानून हुए हैं तीनों, तो उसके जो पुराने आपराधिक कानून थे अंग्रेज़ों के समय को, उसको हटा के अब नए जो है विधेयक चुनाव आयोग आ गए हैं और नए कानून आ गए हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जिसको लेके बहस हो रही थी, वो भी जो है दोनों सदनों से पास हो गए, पारित हो गए और उन पर मुहर लग गई। अब राष्ट्रपति के शासन के बाद जो है ये कानून बन जाएंगे। साथ ही साथ इसने छापा है उत्तर प्रदेश की सरकार का एक डिसीजन जो आया है वो ये कि राशन की दुकान पे जो अभी तक चावल और आटा ही मिलता था, तो उसमें चावल की मात्रा अब घटेगी और बाजरा दिया जाएगा। बाजरा, जाड़े में बाजरा खाइए, स्वस्थ रहेंगे। तो बाजरा बांटेगी अब राज्य सरकार राशन कार्ड की दुकानों से राशन कार्ड धारकों के लिए। और फरवरी में चावल की मात्रा को कम करते हुए बाजरे का वितरण शामिल किया गया है। अब तक लाभार्थियों को हर महीने 35 किलोग्राम राशन में 14 किलो गेहूँ, 21 किलो चावल निःशुल्क दिया जाता है। फरवरी से 14 किलो गेहूँ और 10 किलो बाजरा और 11 किलो चावल कर दिया जाएगा। तो बाजरा भी अच्छी चीज़ है, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 35 किलो राशन ये मिलता है, 5 किलो राशन जो है मोदी जी बांटते हैं, 40 किलो का राशन मिल जाता है। तो 40 किलो राशन में तो महीना कट ही जाता होगा, अगर 4-5 आदमियों का परिवार है तो 3 या 4 या 5 आदमी का मैक्सिमम। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। बाकी जो है सब्जी वब्जी और तेल वेल ख़रीदना पड़ता होगा। तो ये सारी खबरें हैं आज की। लेकिन हम आज जिस पे बात करना चाह रहे हैं वो उसमें किसी अखबार में नहीं छपी है और मुझे उम्मीद भी थी कि नहीं छपेगी, क्योंकि वो खबर जो है वो राहुल गांधी से रिलेटेड है। और राहुल गांधी जो है सिर्फ सोशल मीडिया पे ही दिखाई देते हैं, अखबार में नहीं दिखाई देते बेचारे। कल वो आपकी वहाँ लोकसभा में जो है सदन में उन्होंने इस बात की शिकायत भी की थी, बाइट भी दिया था कि भैया कभी कभी हमको भी दिखा दिया करो। तो ये है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है कि 6 ऑफिशियल फेस एक्शन फॉर लैक्सिटी इन रिजॉल्विंग पब्लिक कंप्लेंट्स। जनता जो शिकायत करती है तो जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई न करने वाले 6 अफसरों के खिलाफ एक्शन हो सकता है। ये मुख्यमंत्री की नाराज़गी के बाद ये पेपर में छपा है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज sought explanation from 6 officials and suspended some others for their alleged failure to address complaint received through the integrated grievances redressal system। IGRS पे पोर्टल है ये, इस पे जो कंप्लेंट करते हैं तो मुख्यमंत्री कार्यालय इसकी निगरानी करता है। तो इस पे जो कंप्लेंट किए हैं, कहीं से आई होगी कंप्लेंट, तो उसमें जो है वो कार्रवाई नहीं हुई है, तो इस पर मुख्यमंत्री नाराज़ हैं। तो ये इसमें छापा है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, पहले पेज पे छापा है इसको। और बाकी तो इसमें वही खबरें हैं जो मैं आपसे बता चुका हूँ। टेररिस्ट वाली और 6 मेजर लेजिस्लेटिव बिल पार्लियामेंट ने अप्रूव किया विंटर सेशन के एंड में, ब्रजभूषण की खबरें। और कैट के 14 स्कोर 100 परसेंटाइल इन कैट 2023, इसने एक लाइन एक्स्ट्रा छापा है
कि जो टॉप 72 की बात मैं कर रहा था उसमें से 14 ऐसे हैं जिनको 100% मार्क्स आए हैं। तो चलिए बधाई, जो भी उम्मीदवार सफल हुए हैं उनको। तो आइए, हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की। राहुल गांधी साहब जो है, उनके बारे में खबर ये सोशल मीडिया पे चल रही है। अखबार में तो मैंने फ्रंट पेज पे नहीं देखा, अंदर किसी खबर में हो तो नहीं कर सकते अंदर के पेज में, लेकिन सोशल मीडिया बड़ी प्रमुखता से चल रही है। वो ये चल रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो पार्ट 2 यात्रा अब एक बार फिर से जनवरी में शुरू होने वाली है। तो जनवरी में शुरू होगी ये, और पूर्वोत्तर भारत से शुरू होगी। अब मणिपुर से शुरू होगी कि त्रिपुरा से शुरू होगी कि असम से शुरू होगी, इसका तय नहीं है। और लेकिन ये जाएगी गुजरात तक, पूरा बिहार, महाराष्ट्र और सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, उधर असम में तो जाएगी ही जाएगी, हो सकता है बंगाल में भी थोड़ा बहुत जाए। तो इन सब राज्यों से गुजरेगी। और दूसरी बात कि जो इस यात्रा का प्रारूप थोड़ा बहुत सामने आया है या जानकारी मिली है, उसके हिसाब से ये यात्रा इस बार केवल पैदल यात्रा नहीं होगी। ये इस बार जो है, ये हाइब्रिड कह लीजिए या मल्टी वो कह लीजिए, उस तरह की यात्रा होगी जिसमें कहीं नाव पे भी बैठ जाएंगे, कहीं साइकिल पे भी बैठ जाएंगे, कहीं मोटरसाइकिल पे भी बैठ जाएंगे, कहीं बस पे भी बैठ जाएंगे, हो सकता है कि कहीं ट्रेन पे भी चढ़ जाएं। तो कुछ इस तरह का हिसाब किताब इस बार यात्रा का रहेगा। और निश्चित रूप से यात्रा जो होगी वो राहुल गांधी पे ही फोकस्ड होगी। तो और एक बदलाव और इसमें सुना जा रहा है, वो है इस बार की, पिछली बार जो यात्रा सितंबर, मेरे ख्याल से 7 सितंबर को शुरू हुई थी कन्याकुमारी से, और जनवरी में जाके ख़त्म हुई थी कड़ाके की ठंड में, जब बर्फ़ गिर रही थी वहाँ पर कश्मीर में, श्रीनगर में लाल चौक पे झंडा फहराया था। तो तकरीबन 4000 किलोमीटर की यात्रा, वो पैदल, पूरी की पूरी यात्रा पैदल तय की थी राहुल गांधी ने। और उसको जो है उन्होंने नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान वाला नारा दिया था, और उस नारे से काफ़ी फ़र्क भी पड़ा, उनकी यात्रा से काफ़ी फ़र्क भी पड़ा, ऐसा लोग बताते हैं। जानकार लोगों का कहना है कि कर्नाटक में और तेलंगाना में उसी वजह से जो है उनको फ़ायदा हुआ। और इस यात्रा के बाद से उनका फेस लिफ्ट भी हुआ, उनकी इमेज भी सुधरी। जो पप्पू पप्पू लोग चिल्लाते थे भाजपा वाले ज़्यादातर, तो वो कहना लोग जो है वो लोगों ने अब बंद कर दिया है, अब नहीं कहता कोई जल्दी। तो माना ये जा रहा है कि इस यात्रा से भी जो है कांग्रेस जो है गेन कर सकती है। खासकर 2 राष्ट्रों की बात की जा रही है, एक बिहार और दूसरा महाराष्ट्र। बिहार में आपको पता है कि बीजेपी की स्थिति कमज़ोर है, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। और हालांकि बिहार में पिछले चुनाव में बीजेपी ने टोटल 39 सीटें 40 में से जीत ली थी, लेकिन तब नीतीश कुमार उनके साथ थे। अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं, और आरजेडी और जेडीयू मिलकर सुपड़ा साफ करने की स्थिति में हैं आज की तारीख में, अगर बात की जाए तो। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए बिहार में, तो कांग्रेस की स्थिति बिहार में बहुत कमज़ोर है, कहीं दिखाई नहीं देती। ये अलग बात है कि वो वहाँ के गठबंधन में शामिल है, सरकार में शामिल है। तो माना यह जा रहा है कि इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी उन तमाम राज्यों में जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजरेगी। इसका कारण ये भी बताया जा रहा है कि पिछली बार इनके साथ एक टीम हुआ करती थी, एक टीम बनी थी बाकायदा। मीडिया की तो छोड़ दीजिए, मीडिया की तो अलग टीम बनी होगी, इस बार भी मेरे ख्याल से बनेगी। लेकिन एक चंद चेहरे थे जो पूरी यात्रा में इनके साथ चले और वही डिसाइड करते थे, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। इस बार ये शायद थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, जो सूचना आ रही है उसके हिसाब से ये यात्रा जो है, इस बार इस यात्रा में जो क्षेत्रीय, मतलब जिन राज्यों से गुजरेगी कांग्रेस की यात्रा, राहुल गांधी जिन राज्यों से गुजरेंगे वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं को साथ लिया जाएगा, उन लोकल नेताओं को आगे किया जाएगा। तो ये एक अच्छा कदम है। तो कांग्रेस के लिहाज से तो अच्छा कदम है, लेकिन बुरा ये भी है कि यात्रा का समय ठीक है या नहीं है, इस पे बहस हो रही है कि यात्रा की जो टाइमिंग है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि जनवरी में जो यात्रा शुरू करने की बात हो रही है, अभी डेट फाइनल नहीं है, लेकिन हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 12, 13, 14, 15 तक ये कोई डेट एक हो सकती है जिसमें ये यात्रा शुरू होगी। तो लेकिन उस समय जो है बीजेपी, जो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो तब तक जो है वो तो पूरा माहौल ले उड़ेगी। और पूरा माहौल पूरे भारत का, उत्तर प्रदेश का तो छोड़ दीजिए,
ऑलमोस्ट पूरे भारत का जो माहौल है वो राममय कर देगी। तो इस राममय माहौल में अगर ये कांग्रेस या राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू भी कर रहे हैं तो लोगों का कितना ध्यान खींच पाएंगे अपनी यात्रा की ओर, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए लोग यात्रा की टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनकी टाइमिंग पे ये भी सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि अगर ये यात्रा शुरू होती है तो ख़त्म तो होते होते इसको मेरे ख्याल से मार्च वार्च हो जाएंगे, तो फरवरी मार्च के पहले तो नहीं ख़त्म होगी। तो अब तक चुनाव के अनाउंसमेंट भी हो सकते हैं, आचार संहिता लग सकती है, तो समय काफ़ी बच सकता है। या समय मान लीजिए इनके पास 4 ही महीना है, मान लीजिए उस समय तक नहीं भी लगती है तो भी कांग्रेस पार्टी को अपनी संगठनात्मक चुनाव के लिए जो ज़रूरी तैयारियां हैं वो करनी है। संगठन के लिहाज पे बहुत सारे काम अभी बाकी हैं और कहने को तो ज़रूर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, लेकिन कोई भी डिसीजन जो है लेंगे तो उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की सहमति बेहद ज़रूरी है। और जब राहुल गांधी उस वक्त यात्रा पर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों के लिए उनके पास ध्यान कम होगा, क्योंकि पिछली भारत जोड़ो यात्रा का एग्जाम्पल आपके सामने है कि उस दौरान जो है कोई भी संगठनात्मक डिसीजन बड़े नहीं लिए गए थे। और दूसरी बात कि जो हर बड़ा नेता है वो यात्रा में इनके साथ चलने, अपना चेहरा दिखाने, चेहरा चमकाने के चक्कर में लगा रहेगा, तो चुनाव की तैयारियों को भी नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा जानकारों का मानना है। जो मैं देख रहा था, पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, अखबार में तो कुछ नहीं है। तो इस लिहाज से जो है कांग्रेस को अब फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इसका आकलन आप खुद कर सकते हैं। अब आते हैं इंडिया गठबंधन, जिसका कांग्रेस एक मेजर पार्ट है। तो कांग्रेस गठबंधन को राहुल गांधी की यात्रा से या इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी की यात्रा से कितना फ़ायदा होगा, और इंडिया गठबंधन इस यात्रा में शामिल होगा एक्टिवली कि नहीं शामिल होगा। क्या इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, बिहार में नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, तो क्या ये लोग एक्टिवली शामिल होंगे इस यात्रा में, और इस यात्रा को कांग्रेस की यात्रा न बना के इंडिया गठबंधन की यात्रा बनाएंगे? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस के नेता जो हैं वो इस यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि अभी कोई आंकलन निकालना जल्दबाजी है, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि राहुल गांधी को गठबंधन अलायंस, इंडिया अलायंस या इंडिया गठबंधन या INDIA अलायंस के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए इंडिया अलायंस गठबंधन में शामिल दूसरे दल के जो मुखिया हैं या नेता हैं वो कतई तैयार नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि लोकसभा का चुनाव जो है, अगर इन BJP वर्सेज इंडिया अलायंस होता है, इंडिया अलायंस के बीच मुकाबला होता है, BJP और इंडिया अलायंस के बीच में, इंडिया गठबंधन के बीच में, तो उसमें राहुल गांधी बनाम मोदी हो, ये लोग कतई नहीं चाहते। इसलिए इस बात पे संदेह है कि जो बाहर के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं दूसरे दलों के, वो इसमें शामिल हों। हो सकता है कहीं भाषण देने चले जाएं, वो अलग बात है। कहीं किसी जगह पे अगर कोई रैली प्रस्तावित हो जाए पब्लिक, तो वहाँ पे हो सकता है चले जाएं, लेकिन एक्टिवली शामिल होने की बात जो कही जा रही है या सुनी जा रही है वो संभव दिखाई नहीं देता है। क्योंकि इसका एक बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने पहले ही जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने कर दिया कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो मल्लिकार्जुन इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द CM, माफ़ कीजिएगा, PM पोस्ट। तो PM के लिए हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उसे विनम्रता से मना कर दिया। और कांग्रेस की जो CWC की मीटिंग हुई कल, उसमें 2-3 दर्जन लोग नेता बैठे थे, तो उसमें भी इस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसा सुनने में आया है कि खड़गे के नाम को प्रधानमंत्री पद के लिए उछालने के लिए कांग्रेस के CWC में कोई चर्चा हुई हो, और ऐसी कोई भी बात बिना सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अप्रूवल के होगी भी नहीं। ये अलग बात है कि खड़गे साहब को भी उतना ही करीबी माना जाता है इन तीनों के जितना प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता था। तो ये बातें हैं, इसलिए मुझे लगता है कि
ये मुश्किल है इंडिया गठबंधन का इसमें शामिल होना एक्टिव तरीके से। और इंडिया गठबंधन इसलिए भी नहीं शामिल होगा क्योंकि ये राहुल गांधी की इमेज को बढ़ावा देने के लिए ही ये यात्रा की जा रही है। जैसा कि कल CWC की बैठक से जो बातें सामने आई हैं, तो उसमें इस दौरे में राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी कहाँ गए, राहुल गांधी किससे मिले, तो ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी और राहुल गांधी के बारे में ही यात्रा फोकस रहेगी और राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को ही डेवलप करने के लिए ये यात्रा जो है वो करी जाएगी। तो इसलिए कोई इंडिया गठबंधन का नेता ही नहीं चाहेगा कि राहुल गांधी को जो है वो आगे किया जाए, राहुल गांधी का चेहरा आगे किया जाए और मोदी बनाम राहुल गांधी हो। तो इंडिया गठबंधन एक्टिवली इसमें शामिल नहीं होगी। अब आते हैं कि बिहार में क्या होगा। बिहार की बात मैंने शुरू में की थी कि 39 सीटें हैं वहाँ पर अभी बीजेपी के पास या जेडीयू के पास मिला के जो थी। तो मुझे लगता है कि इस बार खेल पलट सकता है। बिहार में बीजेपी को उतनी सीटें तो नहीं मिलेंगी। हाँ, जो बिहार के मेरे साथी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुजीत झा से एक बार मेरी बातचीत हो रही थी, मैं पटना गया हुआ था, तो उनका कहना था कि सीटें घट के आधी हो जाएंगी, यानी 15 से 20 सीटें बीजेपी की घट जाएंगी क्योंकि इस बार उनके साथ नीतीश कुमार नहीं हैं। तो अगर इस यात्रा के जरिए बिहार में कोई माहौल बना सके या बनाने में सफल हो गए कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो राज कर रहे हैं बिहार पे, तो इन सीटों की संख्या जो है और बढ़ सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि यात्रा जब बिहार पहुंचेगी और बिहार से गुजरेगी, उस वक्त जो है आरजेडी और जेडीयू का क्या रिएक्शन होता है, किस तरह से वो जो है उसका वेलकम करते हैं और किस तरह से कोऑपरेट करते हैं, किस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस यात्रा के दौरान उनके इस गतिविधियों को देखकर पता चल जाएगा कि जो है बिहार में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। भले उसमें कांग्रेस का रोल का अंशदान या जो है भाग कह लीजिए वो ज़्यादा ना हो, आरजेडी और जेडीयू का हो, लेकिन ये यात्रा ये बता देगी कि सब कुछ ठीक है या नहीं है बिहार में इंडिया अलायंस को लेके। क्योंकि एक खबर ये भी उठी थी जब ममता बनर्जी ने ये नाम उछाला और अरविंद केजरीवाल ने उसको लपकते हुए सपोर्ट किया, तो लालू जी संभवतः इस बात से थोड़ा दुखी या नाराज़ या खिन्न बताए गए क्योंकि वो चाहते थे कि नीतीश कुमार को जो है कन्वीनर बना दिया जाए या एज ए पीएम पोस्ट प्रोजेक्ट किया जाए और गठबंधन के नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। नीतीश कुमार ने ही शुरू में मेहनत की थी, सबसे मिले थे, जुले थे, तो जिससे उनके बेटे तेजस्वी का रास्ता बिहार में साफ हो जाए, नीतीश जी केंद्र में चले जाएं और वो तेजस्वी जी जो है वो बिहार संभाले, बिहार का मुख्यमंत्री पद संभाले। तो ये बात भी है, तो इसको भी लेके देखना काफ़ी वो होगा कि राहुल गांधी को कितना वेलकम होता है बिहार में। तो ये सारी बातें हैं, इन सारी बातों पे चर्चा चलती रहेगी। चुनाव के सुगबुगाहट शुरू हो गई है, अब इनका जो है कब शुरू होता है, चुनावी यात्रा कहाँ से शुरू होती है, कैसे कैसे होती है, तो ये देखने वाली बात है। और इसमें साथ साथ एक खबर और ये भी आ रही है पटना से कि जो है नीतीश कुमार जी एक अलग से यात्रा शुरू करना चाह रहे हैं बिहार में। वो करेंगे जैसे आजकल वो कर रहे हैं ना, प्रशांत भूषण, स्वराज यात्रा या स्वराज यात्रा, कुछ ऐसे उनकी यात्रा है, जगह जगह घूम रहे हैं। उनको रिस्पांस भी सुनने में आ रहा है कि ठीक ठाक मिल रहा है। तो ऐसे अपने नीतीश जी जो हैं एक यात्रा शुरू करने वाले हैं। अब देखते हैं, खिचड़ी के पहले शुरू करते हैं, खिचड़ी के बाद शुरू करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि अगर नीतीश जी की कोई यात्रा शुरू भी होगी तो वो खिचड़ी के बाद ही शुरू होगी और वो यात्रा जो है भारत जोड़ो पार्ट 2 यात्रा में मर्ज होगी नहीं होगी और दोनों किसी ऐसी जगह पे कल्मिनेट हों या मिलें, मतलब, और वहाँ से पूरा बिहार एक साथ गुजरते हैं कि नहीं गुजरते हैं, ये मंजर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सारी अटकलें हैं। इन सब पे हमारी नज़र बनी रहेगी
और आप भी बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।